नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। पहले उत्तराखंड, फिर बिहार और अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। एक के बाद एक लगातार हर उपचुनाव में जनता बीजेपी को 440 वोल्ट का करंट दे रही है। आज के नतीजों से भी बीजेपी चारों खाने चित हो गई। विधानसभा की 33 सीटों में सिर्फ 12 सीटें ही बीजेपी को मिली हैं, जिसके बाद विरोधी मोदी लहर पर अब सवाल उठा रहे हैं। तो बीजेपी इसे मोदी की हार नहीं बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाकामी करार दे रही है। तो अब यह बीच बहस का बड़ा सवाल है कि विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका क्यों लगा? मोदी का जादू क्यों नहीं भुना पाई बीजेपी? ये जनता की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। मोदी मैजिक था ही नहीं, एक भ्रम था। आगे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक किनारे लग जाएगी। महज 3 महीने पहले जनता ने जिस मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी को केंद्र की चाबी दी, उसी जनता ने विधानसभा की 33 सीटों पर उपचुनाव के वक्त बीजेपी पर भरोसा नहीं किया। नतीजा सबके सामने है। विरोधी सड़कों पर पटाखे फोड़ रहे हैं और बीजेपी हार की समीक्षा करने में जुट गई है। जनता ने सोच समझ करके पूरी समझदारी से पटाखे फोड़ रहे हैं और बीजेपी हार की समीक्षा करने में जुट गई है। जनता ने सोच समझ करके पूरी समझदारी से ऐसी ताकतें जो समाज को बांटना चाहती हैं, उनको पीछे कर दिया है। निश्चित तौर पर हमको समीक्षा करनी होगी कि हमारे चुनाव अभियान में कहां कठिनाई रह गई। यूपी में बीजेपी के पास पहले विधानसभा की सभी 11 सीटें थीं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार यहां बड़ी सेंध लगा दी। बीजेपी को महज 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। बीजेपी शासित राजस्थान में भी पार्टी का बुरा हाल हुआ। यहाँ बीजेपी के खाते की विधानसभा की 4 सीटों में 3 पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में भी बीजेपी को कांग्रेस ने झटका देते हुए 9 में से 3 सीटें जीत ली। नरेंद्र मोदी वडोदरा लोकसभा सीट छोड़ गए थे, लेकिन यहाँ भी बीजेपी की जीत का अंतर करीब करीब आधा हो गया। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि उपचुनावों में बीजेपी को तगड़ा झटका क्यों लगा? क्यों अपनी ही कई सीट नहीं बचा पाई बीजेपी? यूपी में बड़ी हार पर बीजेपी दलील दे रही है कि उपचुनावों में सत्तारूढ़ पार्टी को ही कामयाबी मिलती है। तो फिर सवाल ये भी है कि राजस्थान और गुजरात में बीजेपी की हार क्यों हुई? राजस्थान में वसुंधरा की सरकार है और गुजरात में आनंदीबेन पटेल की। विरोधी मोदी लहर पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी सारा ठीकरा स्थानीय नेताओं पर फोड़ रही है। जिस तरीके से बीजेपी की असफलता जनता के बीच जा रही है, देश में इतनी जल्दी होने वाले उपचुनाव में लोगों से मोदी जी का भूत उतर रहा है, ये वाकई में अच्छा है। देश के लिए अच्छा सूचकांक है, अच्छी सूचना है। इस दफा जो मोदी लहर का एक गुब्बारा चला गया था, वो गुब्बारा में बहुत बड़ा छेद पड़ा है और ये गुब्बारा धरती पर आ गया है। मोदी जी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है, मोदी की सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। ये मीडिया चैनल में आया ही है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो लोकसभा में और सीटें बढ़ जाएंगी। इसका मतलब जो स्थानीय नेता हैं, हम सबको आत्मचिंतन करना होगा कि हमसे भूलें कहाँ हो गई। उमा भारती की बात में दम दिखता है। बड़ा सच भी यही है कि महज 3 महीने में किसी का मैजिक जनता के दिलो दिमाग से नहीं उतरता। उपचुनाव के नतीजे तो ये इशारा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी की अंदरूनी कमी हार की बड़ी वजह बनी और ये बड़ा सवाल भी खड़ा कर गई कि उपचुनाव में मोदी का जादू क्यों नहीं भुना पाई बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आइए इस पर चर्चा करते। बहुत सारे अहम सवाल हैं, इस चर्चा में उनका जवाब हम ढूंढेंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस चर्चा में। हमारे साथ सुधांशु मित्तल हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हमारे साथ प्रेमचंद मिश्रा होंगे, कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन। रोली मिश्रा हमारे साथ होंगी, समाजवादी पार्टी की नेता। हमारे साथ यहां स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी,
सबसे पहले आपसे सवाल, समझ नहीं पाए आप जनता को या जनता को समझा नहीं पाए आप? कहीं ना कहीं हमारी रणनीतिक चूक रही है। जनादेश जो आया है वो सरमाथे पर है और इसमें अरे लेकिन मोदी लहर के 4 महीने बाद ऐसा जनादेश आया, ये तो अपने आप में बड़े शर्म की बात है वाजपेयी जी। आपकी अपनी सीटें भी आपकी अपनी नहीं रही। निश्चित तौर पर हमारे लिए ये चिंता की बात है और हम इस पर विचार करके आगे कुछ ठीक करेंगे। इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि उपचुनाव किसी आम चुनाव का संकेत नहीं देते हैं, न विगत चुनाव का न आगे चुनाव का। जहां तक आदरणीय मोदी जी की सरकार का सवाल है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक चल रही है। 100 दिन में राजनीतिक व्यक्ति तो आकलन कर सकते हैं, सामान्य जनता मोदी जी की सरकार को बिल्कुल ठीक मान रही है और अपने हित में मान रही है। अरे लेकिन अर्जुन मोढवाडिया ने साफ तौर पर कहा कि मोदी नाम के गुब्बारे में बड़ा सा छेद हो गया है। अब चुनाव का परिणाम है, परिस्थिति है, ये उनको कहना भी है और हमको सुनना भी है। अब से 3 महीने पहले समाजवादी पार्टी को वोट नहीं मिला था, हमसे कहां कमी रह गई, ये हम विचार करेंगे और विचार करके 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए अपने को तैयार करेंगे। चलिए, सुधांशु मित्तल जी भी मेरे साथ हैं। सुधांशु मित्तल जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी की तरह क्या आप भी मानते हैं कि मोदी साहब की लहर अब भी है? अनुराग जी, इन चुनावों का अगर विश्लेषण करना है तो इनका सही परिप्रेक्ष्य समझना पड़ेगा। मेरे लिए जो चिंता का विषय है वो राजस्थान है। उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हुए हैं उनके बारे में एक आपको ऐतिहासिक सत्य और बता दूं। 2007 से पहले 18 उपचुनाव जो है वो सपा जीती थी। उसमें से सिर्फ 5 सीटें उनकी थीं जिनमें 18 वो जीती और 2007 के विधानसभा चुनावों में सिर्फ 6 पे जीत पाई। तो उपचुनावों का क्या होता है कि क्योंकि जो सरकार होती है उसका अपना एक दबाव होता है प्रशासन पे, एक उसका मैनिपुलेशन होती है, तो उसमें बहुत विषय होते हैं। तो इसको किसी संदेश के रूप में देखना शायद कहीं गलती है। कहां के चुनाव परिणामों को संदेश फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द मित्तल साहब, कहां के चुनाव परिणामों को संदेश के तौर पर नहीं देखेंगे? बिहार के, उत्तराखंड के, राजस्थान के, गुजरात के, उत्तर प्रदेश के, कहां के चुनाव परिणामों को नकारेंगे? मैं बता रहा हूं कि मुझे जो चिंता है वो राजस्थान की आती है। राजस्थान के उपचुनाव का जो संदेश है, क्योंकि सरकार हमारी है, सीटें हमारी हैं। देखिए, सरकार जीते ये रूल है और सरकार हारे और विपक्ष जीते ये जो है ये संदेश है। राजस्थान में वाकई ये हुआ है और इसका एक संदेश है। यूपी गुजरात में हम लोग अधिकतम जीते, 2-1 हारे, वो एक अलग बात है, वो इतना बड़ा नहीं है। गुजरात जैसी जगह में 1-2 हार गए, ये बड़ी बात हो गई ना। मैंने अभी आपको आंकड़े दिए, 18 जीते थे। गुजरात जैसी जगह में 1-2 नहीं बल्कि पूरी 3 सीटें आप हार गए, तो ये तो बड़ी बात हो गई। दो हारे। अच्छा, एक और मैं इसमें कहना चाहता हूं, आप ये सब तो देख रहे हैं, आप वेस्ट बंगाल देख लीजिए और सबसे ज्यादा जिस प्रदेश में मैं था, असम, वहां देखिए हम लोगों ने सिलचर की सीट 37,000 वोट से जीती है। लोकसभा में सिर्फ हमारी बढ़त जो थी 18-17,000 की थी, अब की बार 37,000 की है। अरे लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अपनी सीटें ही हार गए आप। लखीमपुर में हमारा प्रदर्शन जो है 2 टाइम्स बेटर हुआ। मैं उत्तर प्रदेश का आपको परिप्रेक्ष्य समझा दिया। हाँ, देखिए, कोई भी हार जो होती है वो निराशाजनक होती है, इसमें कोई संदेश की बात नहीं होती है। हम लोग लड़े थे, जीतने के लिए लड़े थे, लेकिन उसका जो विश्लेषण है वो किसी आगे भविष्य को खराब हो गया है। क्योंकि मैंने कहा, यहाँ पे जो सरकार होती है, सरकार का एक दबाव होता है, सरकार का प्रशासन के ऊपर एक डंडा चलता है, प्रशासन की अपनी एक भूमिका इसमें होती है। इस वजह से ऐतिहासिक तौर पर अगर आप विश्लेषण करें चुनावों में, और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अब की बार एक और चीज थी, देखिए राजस्थान और गुजरात में प्रशासन काम नहीं करता क्या? राजस्थान गंभीर विषय हमारे लिए। मैं तो, अरे आपने सुना ही नहीं, मैं तो पहले ही मान रहा हूं उस चीज को कि राजस्थान में 4 में से 3 हमारे, ये बहुत गंभीर विषय है और हमें कहीं सोचना पड़ेगा क्या हुआ वहां पे।
वहां का विश्लेषण करना, वहां की असलियत जानना बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जिस राज्य में 25 सीटें हम लोग लोकसभा में जीते थे, 162 सीटें हम विधानसभा में जीते थे, वहां पे अगर हारे हैं तो गंभीर विषय है, बिल्कुल गंभीरता है उसमें। मतलब मैंने जैसे कहा कि जहां हमारी सरकार है वहां जब हम हारते हैं तो गंभीरता होती है। ठीक है, मैं हर राज्य का इसलिए अलग अलग विश्लेषण ले रहा हूँ। ठीक है सुधांशु, हर राज्य की परिस्थिति क्या है। ठीक है, और राजस्थान वाकई गंभीर है। हाँ, यूपी में हारने की एक निराशा है, क्योंकि यूपी में उम्मीद हम लोग करते थे इतनी ज्यादा। नहीं, राजस्थान की भी निराशा है, गुजरात की भी निराशा है, हार की तो निराशा होगी, फिर उत्तर प्रदेश क्या। चले रोली जी, समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं को डॉक्टर ने मीठा खाने को मना किया था, आज वो भी लड्डू खा रहे हैं। एक चीज मैं आता हूं सुधांशु जी। अनुराग जी, मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जो लोकसभा चुनाव इन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर के चला था, वो विकास का मुद्दा कहीं नगण्य हो गया था, पता नहीं कहीं गायब हो गया था। और जिस प्रकार का सांप्रदायिक माहौल पिछले 3 महीने में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया, सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने अपने प्रवक्ताओं को भेजा, जिस प्रकार उन्होंने अपने प्रभारी बनाए और उन्होंने जिस प्रकार के बयानबाजी की, जिस प्रकार के सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सुन लीजिए रोली जी की बात, फिर आपसे यहाँ से ले लीजिएगा, मुरादाबाद से ले लीजिए, चाहे सहारनपुर ले लीजिएगा, वो पूरी बेल्ट की गंगा जमनी संस्कृति, पूरी भारतीय संस्कृति के जो अपने आप को सबसे बड़े प्रवाहक मानते हैं, उन लोगों ने भारतीय गंगा जमनी संस्कृति को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया, सारे वोटों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। लेकिन जनता जनार्दन होती है, ना तो जनता मूर्ख है और ना मीडिया मूर्ख है। अगर ये आपको सिंहासन पर बिठा सकती है तो ये आपको सूली पर भी चढ़ा सकती है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, निश्चित तौर पर जनता ही जनार्दन होती है। भारतीय जनता पार्टी से भारत की लोकसभा में मात्र 2 सांसद रह गए थे और आज स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार। वो छोड़िए, रोली के सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता की राजनीति की हार हुई है? टुकड़ों में कोई चीज स्वीकार करना और अस्वीकार करना उत्तर प्रदेश में सामाजिकता की भारतीय जनता पार्टी इस पर जब विचार करेगी और जो भी कमी हमें समझ में आएगी वो हम आप लोगों के माध्यम से जनता के सामने जरूर रखेंगे और फिर उसमें सुधार करके अनुराग जी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, निश्चित बढ़ेंगे। एक दिन की एक चुनाव की उपचुनाव की हार से कोई हम एक उपचुनाव की हार नहीं है, हम काम छोड़ देंगे। प्रदीप जी जरा हिसाब किताब गणित समझा दीजिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को गणित समझा दीजिए। प्रदीप सिंह मेरे साथ हैं, आपको समझाएंगे। ये एक उपचुनाव की हार नहीं है, ये संकेत बहुत गंभीर परिणामों की तरफ इशारा कर रहे हैं। प्रदीप जी, नहीं, देखिए अनुराग, बात यह है कि बीजेपी लोकसभा का चुनाव जब जीती तो उसका नारा क्या था? सबका साथ सबका विकास। लोकसभा चुनाव में जिस बात को लोगों के मन की बात को पढ़ लिया, समझ लिया बीजेपी ने, उसको भूल गई कि आज का मतदाता धर्म और जाति की राजनीति से बाहर निकलना चाहता है। उसका फायदा बीजेपी को देश भर में मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये पार्टी ने क्यों फैसला किया कि योगी आदित्यनाथ उसका चेहरा होंगे? जो आदित्यनाथ ने जिस तरह से कैंपेन चलाया, वो एक तरह से राजनीति को 90 की दशक की जो राजनीति थी उत्तर प्रदेश की, उस ओर ले जाने की कोशिश की, जिसको मतदाता नकार चुका था। तो ऐसे में ये परिणाम कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। जिस तरह से कैंपेन चल, अगर बीजेपी की जीत हो जाती, आश्चर्यजनक है, बीजेपी तो कह रही है कि मंथन करना होगा। नहीं, अगर बीजेपी की जीत हो जाती तो ये शायद ज्यादा दुखद बात होती कि इस तरह की राजनीति को ये होता कि मतदाताओं की स्वीकार्यता मिल गई है, मंजूरी मिल गई, वो उत्तर प्रदेश के लिए ज्यादा खतरनाक होती और जनतंत्र के लिए भी। हार गए, ये एक अच्छी, इस चुनाव नतीजे का ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन समाजवादी पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि ये जीत उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकलाप की जीत नहीं है। अच्छा, ये न समझे कि लोगों ने मंजूरी दे दी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शासन चल रहा है, जैसे सरकार चल रही है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। अगर ऐसा समझेंगे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री जी, तो गलत समझे। तो फिर ये वोट कहां से मिले? देखिए, 2-3 चीजें हुई। एक, बीजेपी के खिलाफ जो वोट थे उनका बंटवारा करने वाला कोई नहीं था।
दूसरी बात, जिस तरह का कैंपेन बीजेपी ने किया उसमें वो अपने ही समर्थकों को कन्विंस नहीं कर पाए कि ये सही बात है। वो आपको पोलिंग से दिखाई देता है कि परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है 42-45% पे आ गया, जो लोकसभा चुनाव में 65-67 के करीब था। तीसरी बात, जिस तरह का माहौल बनाया पूरे प्रदेश में, सांप्रदायिक माहौल, देखिए किसी भी देश में, प्रदेश में या जिले की भी बात कर लें, विकास तभी हो सकता है जब सांप्रदायिक या किसी तरह का तनाव ना हो, जिसकी बात लाल किले से प्रधानमंत्री करते हैं। मैं समझ रहा हूं, वो बात सुनने को क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि विकास के मुद्दे से बीजेपी यूपी में सांप्रदायिकता के मुद्दे पर शिफ्ट हो गई और यही उसकी हार की वजह रही? निश्चित रूप से। देखिए वो तो बहुत ही ऑब्वियस है। जब आपका प्रधानमंत्री लाल किले से 10 साल के मोरेटोरियम की बात कर रहा हो कि जाति और धर्म के झगड़े भूल जाइए 10 साल के लिए, चलिए विकास की बात करें, उस समय आप जाति और धर्म के झगड़े की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता का माहौल बना रहे हैं पूरे प्रदेश में, तो उसका नुकसान तो होना चाहिए था, और हुआ, ये अच्छी बात हुई। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, देखिए अगर आप चाहते हैं कि वाकई में इस हार की कमियों को आप ढूंढेंगे और इस पर मंथन करेंगे, तो एक बहुत बड़ा जो संदेश है, जो संकेत है, वो प्रदीप सिंह की बातों से आपको मिला होगा कि अगर आप आगे होते तो शायद जीत हासिल होती। आप मानते हैं कि आपने योगी आदित्यनाथ को आगे करके गलती की? मैं आज की तारीख में किसी विषय को मानने और ना मानने की स्थिति में नहीं हूं, न मैं उसे स्वीकारने की स्थिति में तो आ जाइए। सामूहिक निर्णय पार्टी में होते हैं, सामूहिक निर्णय की जिम्मेदारी, विषय को मानने और ना मानने की स्थिति में नहीं हूं, न मैं उसे स्वीकारने की स्थिति में तो आ जाइए। सामूहिक निर्णय पार्टी में होते हैं, सामूहिक निर्णय की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है, वो मैं लेता हूं, लेकिन समीक्षा भी हम सामूहिक करेंगे। और प्रदीप जी ने जो बात कही है, ये भी विचार का विषय रहेगा, और फिर जो निर्णय होगा तदनुसार आगे की कार्य पद्धति में संशोधित करेंगे। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, जो बात प्रदीप जी ने कही उससे सहमति लेनी पड़ेगी कि ये किसी सरकार के पक्ष में मैंडेट हो, ऐसा नहीं है। उपचुनाव को किसी आम चुनाव की ओर, मतलब बड़ा दुर्भाग्य है कि आप अपने आप को सांत्वना ये कह के दे रहे हैं कि प्रदीप सिंह की बात को हमें समर्थन करना होगा कि ठीक है, ये मैंडेट अखिलेश के लिए भी नहीं माना जाना चाहिए। ये दवा काफी है आपके लिए? सुधांशु मित्तल जी, ये दवा काफी है? अनुराग जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। रोली आता हूँ आपके पास। सुधांशु, ये दवा काफी है? अनुराग जी, इन चुनावों में एक मुद्दा हमें और ध्यान रखना चाहिए, जिसका कि ध्यान प्रदीप जी ने भी दिखाया। अमूमन यूपी के अंदर बहुकोणीय राजनीति होती है, चुनाव में बहुकोणीय प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन ये वाला चुनाव जो था, इसमें बासपा का ना होना, उससे एक डायरेक्ट इलेक्शन हो गया। डायरेक्ट इलेक्शन के डायनेमिक्स भी एक अलग अलग डायनेमिक्स होती है, तो ये आज के परिप्रेक्ष्य में हार का कारण है। उसमें उसको ना मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अनुराग जी, लाउड स्पीकर पर इन्होंने पूरा बहुजन समाजवादी पार्टी, चलिए ठीक है, तो शायद ये जो है, ठीक है, मेरे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। आप में कोई तहजीब नहीं है, बात करने की, चर्चा का तरीका नहीं आता क्या आपको? कोई जरा बात कर रहा है, उसको बात करने दीजिए। जब आप बोलती है मैं बीच में बोलता हूँ क्या? कुछ तो सभ्यता रखिए। पिछले तीन महीने तक आप हम लोगों पर सवार रहे, मीडिया को अपने में पक्ष में करके 3 महीने तक आप हम लोगों पर सवार रहे। आज हमको बोलने का मौका मिला है तो कम से कम बोलने दीजिए। मैं थोड़ा अपना बोल लूं, उसके बाद जो बोलना है आपको बोलते रहिएगा। कमाल है। अनुराग जी, देखिए, ये मतलब कुछ तो तहजीब रखिए साहब। ठीक है, सभ्यता होती है, चर्चा की एक सभ्यता होती है। ठीक है, चले सुधांशु जी, के परिधि में रहेंगे तो अच्छा। ठीक है सुधांशु जी, मैं जो कह रहा था कि ये एक विषय, सुनिए अनुराग जी, ये विषय भी एक है। देखिए, वैसे एक और कहते हैं, एक अंग्रेजी की कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। वो अपनी जगह है, जो जीता वो सिकंदर, ठीक है, लेकिन हम जब मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो उसमें ईमानदारी से नहीं, मूल्यांकन विश्लेषण की इनकी जीत हुई, मूल्यांकन विश्लेषण भी थोड़ा बहुत करेंगे, आगे मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल प्रेमचंद मिश्रा जी मेरे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, देर से आने के लिए आपके पास माफी चाहता हूं प्रेमचंद जी, लेकिन कम से कम आप बीजेपी कह पाए न कह पाए, आप कह सकते हैं कि राजस्थान में और गुजरात में आपके तो अच्छे दिन आ गए।
देखिए, सिर्फ राजस्थान और गुजरात की ही बात नहीं है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जहां जहां उपचुनाव हुए हैं, चाहे उत्तराखंड से आप ले लीजिए, बिहार से ले लीजिए, पंजाब लीजिए, कर्नाटका लीजिए, और आज जो जिन राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं बाई इलेक्शन के, ये आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीती हुई उन परंपरागत सीटों को खो रही है, और वो सीटें अब हम कांग्रेस को मिल रही है या गैर भाजपाई पार्टी को मिल रही है। यह अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आई ओपनर है कि आखिर इतनी तेजी से कोई प्रधानमंत्री जो पूर्ण बहुमत लेकर सत्ता में आया है, मोदी लहर की बात होती थी, आज क्या वजह है कि 100 दिन के अंदर में आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है, आपके समर्थकों की संख्या बड़ौदा से लेकर बनारस तक कम हो गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका नहीं, यह उस राजनीति को जवाब है भारतीय जनमानस के द्वारा, जिसे महंगाई कम करने के नाम पर चीट किया गया, जिसे पाकिस्तान को उसकी औकात बताने के नाम पर धोखे में रखा गया, जिसे चाइना को सीमा में बंद कर रखने की बात की गई थी। 56 इंच के सीना का एक बड़ा नेता होना चाहिए देश चलाने के लिए, काले धन लाने की बात की गई थी, बेरोजगारी छू मंतर हो जाएगा, 1 मिनट में रोजगार आ जाएगा इस देश में। आज वो जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि इन विषयों पर ध्यान देने के बजाय जो बात प्रधानमंत्री जी लाल किला से कहते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं, बजट एलोकेशन के समय कहते हैं, आज क्या हो रहा है, उनके लोग वो तमाम हथकंडे अपना रहे हैं जिससे समाज में मिसट्रस्ट पैदा हो रहा है। ठीक है, आप अपने तरीके से प्रेमचंद जी उसका आकलन कर रहे हैं, लेकिन इन उपचुनावों में संघ जिस तरीके से छिटका रहा, सुनिए, संघ जिस तरीके से छिटका रहा और मोदी जिस तरीके से बिजी रहे हैं, क्या ये एक बहुत बड़ी वजह नहीं है इन उपचुनावों के जो नतीजे आए उसमें बीजेपी की हार की? हम इस पर भी चर्चा करेंगे, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है, बहुत जल्द वापस आते हैं। कहा जाता है जोर का झटका धीरे से लगा, लेकिन अगर 33 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों की बात करें तो बीजेपी को जोर का झटका जोर से ही लगा है। केवल 12 सीटें उसके खाते में आई हैं। मोदी लहर, लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलने के बाद यह माना जा रहा था कि बीजेपी का प्रदर्शन सुधरेगा, लेकिन लगातार बीजेपी का प्रदर्शन इन उपचुनावों में गिरता रहा और गुजरात में भी बीजेपी 3 सीटें हार गई। गुजरात जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां से मिले अनुभव का मोदी आज पूरे देश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो गुजरात। राजस्थान में स्थिति खराब है, उत्तर प्रदेश में 11 सीटों में से केवल 3 सीटें आई हैं। ये सारी चीजें जो हैं मोदी लहर से जोड़कर अगर देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जरूर कहा है कि मोदी लहर में कोई कमी नहीं आई, उनकी लोकप्रियता नहीं घटी है, स्थानीय स्तर पर जो है वो जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने हरवा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं अखिलेश यादव, वो काफी गदगद हैं। सुनिए। हम आभार प्रकट करेंगे जनता का कि जनता ने ऐसे वक्त पे समाजवादियों की मदद की है, और जिस रास्ते पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहती है, और पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि विकास और खुशहाली का रास्ता अपनाएं, और लगातार उस दिशा में समाजवादी पार्टी ने काम किया है। और जनता के बीच में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से विकास और खुशहाली के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ऐसे उमा भारती कह रहे हैं कि मोदी लहर में कोई कमी नहीं आई है, स्थानीय स्तर पर जो काम किए गए वो हार की वजह बने। लोकप्रियता बढ़ रही है, और अगर आज लोकसभा के चुनाव हो जाएं तो सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन ये जो रिजल्ट आए हैं कि निश्चित रूप से स्थानीय लोगों ने चयन में प्रक्रिया में कुछ भूलें की होंगी, लेकिन मोदी जी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है, मोदी की सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। ये मीडिया चैनल में आया ही है कि अगर आज चुनाव हो जाए तो लोकसभा में और सीटें बढ़ जाएंगी। इसका मतलब जो स्थानीय नेता है, हम सबको आत्मचिंतन करना होगा कि हमसे भूलें कहाँ हो गई। मोदी की लोकप्रियता तो आपने ही बताई, लेकिन निश्चित तौर पर उपचुनाव के नतीजे यह स्पष्ट करते हैं कि 100 दिनों के अंदर ही मोदी सरकार के प्रति जनता का मोह भंग हो चुका है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग पूरे देश में दंगा फसाद का माहौल बना रहे हैं और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए भी चुप्पी साध रहे हैं, उससे कहीं न कहीं लोग नाराज हैं। और जिस तरीके से 100 दिनों के अंदर नरेंद्र मोदी के सारे जो वादे थे
गलत साबित पड़े या उल्टे पड़ गए। जो फर्जी वादे किए थे चुनाव प्रचार में, उससे भी लोग टूटे हैं, नाराज हैं। और आज नतीजा यह है कि 36 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी की सिटिंग सीट थी, उसमें से घट करके शायद ये सिंगल डिजिट में चले जाएंगे। चलिए, इस वक्त नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। विनंती करी अपना प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री फड्डू साहब ने कहीं आदि स्वागत प्रवचन करे। आदरणीय श्री फड्डू साहब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। चलिए, बीच में इसमें वापस लौटते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, एक तरीके से देखा जाए तो हरियाणा में जो चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसका लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था इन उपचुनाव के नतीजों को। फिर 2017 भी है। अब अमित शाह साहब की जो होने हैं, महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, उसका लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था इन उपचुनाव के नतीजों को। फिर 2017 भी है। अब अमित शाह साहब की जो नजर है वो उत्तर प्रदेश पर ही है, वो फोकस अपना वहां किए हुए हैं। तो ऐसे बेड़ा पार होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, ये तो बेड़ा गर्क होने के संकेत मिल रहे हैं। इसी उपचुनाव की हार को यदि हम आधार बना लेंगे तो ठीक मैं नहीं मानता। तो आधार जो बनाया था वो भी तो खिसकता जा रहा है। वो जो वास्तविकता उसको स्वीकार करके और आगे के लिए बढ़ना चाहिए। मैं 4 लाइन कहना चाहता हूं। रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। 2 सांसदों वाली भाजपा आज स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार में है। अपनी गलतियों पर विचार भी करेंगे, दूर भी करेंगे और फिर जनता का विश्वास अर्जित करने का काम करेंगे। राजनीतिक दलों की यही प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का हम पालन करेंगे। चलिए, प्रेमचंद मिश्रा जी, आपको लगता है कि किला जो है वो दरक रहा है? देखिए, मैंने कहा ना, देखिए इस देश में झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। आपने लोगों की अपेक्षाएं बढ़ाई थी, लोगों को विश्वास हुआ था कि नहीं नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो वाकई में महंगाई कम हो जाएगी, हमारी समस्याएं कम हो जाएगी, तरक्की की बात कर रहे हैं, गुजरात मॉडल की बात हो रही थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद आपने दूसरे मॉडल को सामने लाया। तो अब देश की जनता को जो कि एक मोबाइल का जो विज्ञापन आता है ना, उल्लू बनाएंगे, उस टाइप का चीज आप कर रहे हैं। और अभी भी सच ये लोग नहीं बोल रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के आपने 2 प्रतिनिधि को बैठाया हुआ है, इसमें से एक भी सच अभी भी बोलने को तैयार नहीं है कि आप मानिए कि आपके नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास घटना शुरू हो गया, आपकी पार्टी से लोगों का मोहभंग शुरू हो गया, आपकी सरकार रहते आप अपनी सिटिंग सीटें हार रहे हैं। ये जनता आपको सीधा संदेश दे रही है कि हमें उन्माद की राजनीति नहीं चाहिए, हमें भाईचारा की बात करो, डेवलपमेंट की बात करो, जो कह के वोट लिया था। महंगाई कम करो, पाकिस्तान को उसकी औकात बताओ। आज 95 बार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। चाइना आपके यहां बार बार आ रहा है। जब ये काम पहले होता था तो कहा जाता था कि मनमोहन सिंह जी मनमोहन सिंह जी हैं, उनकी खिल्लियां उड़ाते थे ये लोग। आज इसका जवाब इनको देना पड़ेगा, जनता इन चीजों को देख रही है। तो मैं तो स्पष्ट मानता हूं कि आप झूठ की राजनीति कर रहे थे। लोग अब आपका पोल खुलने लगा है, लोग आपको पहचानने लगे हैं और उसके बदला लोग आपको दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, एक अच्छा तोहफा देश की जनता ने आपको दिया है कि अभी भी सुधर जाओ, जो वायदे किए थे उसे पूरा करके दिखाओ। इस कंट्री में मिसट्रस्ट और कम्युनल वायलेंस की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। ये बात फिर से एक बार प्रमाणित हुआ है। और आप देख लीजिएगा आने वाले समय में और भी जो चुनाव होने वाले हैं वहां सेकुलर फोर्सेज ही जीत के आएगी। ठीक है। प्रदीप सिंह जी, अगर ये मान भी लिया जाए कि चलिए अभी 100 दिन ही तो हुए हैं मोदी लहर चले हुए देश में, तो मोदी लहर बरकरार है, उमा भारती की बात भी सही मान ली जाए कि मोदी लहर बढ़ रही है और लोकप्रियता उनकी बढ़ रही है, तो क्या ये मान लें कि फिर भारतीय जनता पार्टी उस लहर को भुना नहीं पाई, उसे इनकैश नहीं कर पाई? नहीं, देखिए लक्ष्मीकांत जी ने थोड़े समय पहले जो बात कही थी, मैं उस बात से सहमत हूं कि ये
उपचुनाव जो है उसको मोदी की लहर से जोड़ना वो ठीक नहीं है। अभी 4 महीने हुए हैं सरकार को आए हुए, ये लहर कम हुई है ज्यादा हुई है, हम लोगों में से किसी के पास अभी कोई बैरोमीटर नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से चुनाव के नतीजे एक संकेत करते हैं। कई बार उपचुनाव के नतीजे आने वाली परिस्थितियों का संकेत करते हैं और कई बार ऐसा नहीं होता। दोनों तरह के उपचुनाव हमने देखे हैं नतीजे, जो एक ही उपचुनाव पूरी राजनीति को बदल देता है, और कई बार बड़े पैमाने पर भी उपचुनाव होते हैं, उनका भी कोई असर अगले चुनाव पर, जो आम चुनाव विधानसभा या लोकसभा के होते हैं, उन पर नहीं होता है। लेकिन मोदी की लहर कम हुई है या ज्यादा हुई है, मेरा मानना है कि इसका टेस्ट जो विधानसभा के चुनाव 2 होने वाले हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में, उससे मिलेगा कि उनके प्रति आकर्षण कम हुआ है या बढ़ा है या उतना ही है। तो उसका अंदाजा वहां देखिए, जो भी उपचुनाव होते हैं उसमें हार, जो पार्टी हारती है निश्चित रूप से उसने कुछ गलत किया है तभी हार रही है जी। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उपचुनाव में बहुत स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी होते हैं, राज्य के भी नहीं होते, राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए, राज्य स्तर के मुद्दे भी बहुत ज्यादा प्रभावी। हम मान लीजिए कि यही अगर नतीजा अगर उल्टा होता तो हम क्या मान ले कि समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग हटा देना चाहते हैं? हाँ जी। तो इस तरह का नतीजा जो है, इतने छोटे उपचुनाव से इतना बड़ा नतीजा निकालना शायद वो ठीक नहीं है, लेकिन भविष्य में कोई कुछ नहीं जानता, हो भी सकता है। अभी यूपी के चुनाव 2.5 साल दूर हैं और लोकसभा के चुनाव जो है 4.5 साल से ज्यादा दूर हैं, तो उसके बारे में आज से भविष्यवाणी करना कि ये उपचुनाव हार गए इसलिए ये जीत जाएंगे या हार जाएंगे। लेकिन बीजेपी को अपनी रणनीति पर निश्चित रूप से सोचना चाहिए कि जो उसके बड़े नेताओं ने खुद तय किया उससे वो क्यों अलग चली गई, उसकी क्या ऐसी मजबूरी थी कि इसको योगी आदित्यनाथ मार्का राजनीति को आगे बढ़ाना पड़ा। ठीक है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सबसे बड़ा सवाल है कि लोकसभा चुनाव में संघ घर घर जाकर लोगों को वोट डालने के लिए बाहर खींचकर लाया था। इस उपचुनाव में हमने देखा संघ छिटका रहा। नरेंद्र मोदी जीत का एक बहुत बड़ा फैक्टर थे लोकसभा चुनाव में। इस बार हमने देखा कि वो बिजी ज्यादा रहे और आने वाले समय में तो और ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे। तो क्या माना जाए, महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसमें इन चीजों का नकारात्मक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? इनकी जो उपचुनावों के नतीजे हैं वो यही संकेत दे रहे हैं? कोई नकारात्मक इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। कारण यह कि उपचुनाव में कभी भी इस प्रकार के संगठन या राष्ट्रीय नेतृत्व तो नहीं लगता है, लेकिन आम चुनाव में राष्ट्रीय नेतृत्व भी लगता है। मेरे जो बात अभी प्रदीप जी कह रहे थे, मैंने भी कहा था कि उपचुनाव किसी आम चुनाव की दिशा का बोधक हो, ऐसा नहीं मैं मानता, या किसी गत आम चुनाव के परिणाम के विपरीत पर हवा चलने लगी, ऐसा भी मैं नहीं मानता। इसलिए मेरा ये कहना है कि अभी इंतजार करना चाहिए और इस उपचुनाव के आधार पर देश की दशा और दिशा बदलने लगी एकदम से, या राज्य की दशा और दिशा बदलने लगी, या कोई पार्टी बहुत ऊपर चली गई और कोई पार्टी बिल्कुल हारने नीचे की तरफ जा रही है या अप्रासंगिक हो रही है, ऐसा अर्थ निकालना मैं उचित नहीं समझता। ठीक है। रोली, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अनुराग जी, मुझे तो यहाँ पर बड़ी शेरो शायरी चल रही थी, तो न मंदिर को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, भूखे पेट सिर्फ दीवालों को जानते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से ससम्मान ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आप विकास की बात कर सकते थे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बिजली की समस्या है, आप हमको कोयला दे सकते थे केंद्र सरकार, फिर बड़े आकर के आप सम्मान के साथ चुनाव लड़ते और कहते देखिए 3 महीने में केंद्र सरकार ने इतनी सारी सुख सुविधाएं उत्तर प्रदेश को दी हैं और भारतीय जनता पार्टी ही इसमें चुनाव में जीतनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार का माहौल बनाया गया, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जब आंखों पर जरूरत से अधिक प्रकाश पड़ जाता है तो बहुत समय तक व्यक्ति अपने देख पाने की
की क्षमता को खो देता है। तो ये जो जीत की चकाचौंध थी, इससे भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा अभिभूत हो गई थी कि जो उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां थी उनको समझने का प्रयास नहीं किया गया। योगी जी को वहां पर भेजा गया, किस प्रकार के अनर्गल प्रलाप किए उन्होंने वहां पर, किस प्रकार की बयानबाजी की गई। अब कोई जोधा अकबर किया नहीं जाएगी, किस प्रकार की बयानबाजी की गई, किस प्रकार से भारतीय गंगा जमनी सांस्कृतिक तहजीब को नष्ट करने का प्रयास किया गया। और उसी टाइम जब वो खरगोश की चाल चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूम रहे थे, उस समय हम लोग दर दर पर जा रहे थे, दरवाजों पर जा रहे थे, गरीबों के पास जा रहे थे, किसानों के पास जा रहे थे। हम उस व्यक्ति पर विश्वास जता रहे थे कि हमें एक मौका और दीजिए और देखिएगा कि हम आपके सामने कितना अच्छा रिजल्ट। लेकिन प्रदीप जी का आकलन भूल गई। अभी कुछ देर पहले उन्होंने कहा था कि अगर आपके हक में फैसला आया है तो ये जरूरी नहीं है कि जनता ने आपको मैंडेट दिया हो, इसके बहुत और भी कई वजह हैं। और रोली चुनाव प्रचार के समय आपके मुख्यमंत्री भी विदेश में थे। अनुराग जी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है कि किसी भी प्रकार का अगर हम और विकास चाहेंगे वो करेंगे। हम कार्यकर्ताओं से कह दिया गया है कि अब आपको रात दिन जनता की सेवा में तत्पर होना है। ये इस प्रकार हम 2017 के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। हमने सेमीफाइनल में जीत लिया है और अब फाइनल की तैयारी में पूरी तरीके से हम तत्पर हैं। ठीक है प्रदीप जी, क्या एक बहुत बड़ी वजह यह भी रही कि उत्तर प्रदेश बिजली की समस्या से त्रस्त रहा और ऐसे में नेताजी सामने आए और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई जिसको वोट दिया बिजली भी उसी से मांगो। केंद्र सरकार पर यह भी कहा गया कि भाई कोयला ही नहीं दे रहे, 2 यूनिट बंद हो गई बिजली की। क्या डर के मारे वोट दिया समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा डर के मारे। देखिए, एक तो बीजेपी की बातें कन्विंसिंग नहीं लगी। चुनाव प्रचार के दौरान जो बात कही गई वो लोगों के गले उतरी नहीं ज्यादा, एक कारण उसका ये था। दूसरा, आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव ने इस उपचुनाव को, इन चुनावों को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था। देखिए, आज परिस्थितियां भिन्न लग रही हैं। अगर 11 की 11 सीटें हार गई होती समाजवादी पार्टी तो इस समय चर्चा हो रही होती कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितने दिन चलेगी। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा था। उन्होंने जिस तरह से कैंपेन किया है उपचुनाव में, मुलायम सिंह यादव को मैंने पिछले 25, 30, 35 सालों में इस तरह से चुनाव प्रचार करते हुए नहीं देखा है। तो उन्होंने पूरी जी जान लड़ा दी थी। दूसरा, आप देखिए, हमेशा लो पोलिंग जो होती है वो जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उसके पक्ष में जाता है कि लोगों, एक तो उपचुनाव में लोगों के मन में ये होता है कि इस चुनाव के नतीजे से न कोई सरकार बनने वाली है न कोई गिरने वाली है, तो इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। तो उनकी रुचि थोड़ी उस वजह से भी कम हो जाती है। दूसरा, जिस तरह का चुनाव प्रचार बीजेपी ने किया वो उसके खिलाफ गया। तीसरा, बहुजन समाज पार्टी का चुनाव न लड़ना, ये भी बीजेपी के खिलाफ गया। देखिए, बीजेपी जब भी उसके विरोधियों के वोट बढ़ते हैं बीजेपी को ज्यादा फायदा होता है। जब उसके विरोधी एक हो जाते हैं तो बीजेपी को नुकसान होता है। ये उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने की यहां मजबूरी है। उसके बाद प्रेमचंद मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं और रोली से भी हम बात करेंगे और एक फाइनल आंसर, क्या अब तक की चर्चा के बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का आकलन कहता है, वो भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को झटका लगा है उसके बाद ये सवाल लाजमी हो गया है कि क्या मोदी लहर को बीजेपी भुना नहीं पाई। मेरे साथ प्रेमचंद मिश्रा जी भी मौजूद हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, 2 बातें हो सकती हैं। एक तो वो जो आपके नेता अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि भाई मोदी नाम के गुब्बारे में एक बड़ा सा छेद हो गया, हवा रही नहीं, लहर थी नहीं, या फिर आप मानते हैं कि वाकई स्थानीय कार्यकर्ताओं के नेग्लिजेंस की वजह से ये नतीजे जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ आए। नहीं, मैं इसको इस रूप में नहीं मानता हूं। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस जन समर्थन को खोने लगी है जो उसे आज से 3 महीने, 3.5 महीने पहले देश की जनता ने दिया था। ये सीधा मामला है, इसमें कोई लाग लपेट या कोई बहानाबाजी की आवश्यकता ही नहीं है। आप देखिए, बड़ोदरा में आप 6 लाख से जीते थे, आज वो लीड 3 लाख के करीब हो गई। बनारस में एक सीट जहां से आप अभी एमपी हैं, आप एक विधानसभा सीट उस सेगमेंट का हार गए हैं। आप राजस्थान में बुरी तरह से हारना आपका आरंभ हो गया है। कर्नाटका में बेल्लारी जैसी सीटें आप हार गए हैं। आप पंजाब में अपनी सीट हारे हैं। आप उत्तराखंड में सिटिंग सीट हारे हैं। आप बिहार में 6 सीटें थी आपकी, वो घट के 4 पे आ गई है। तो ये एक के बाद एक
जो रिजल्ट आ रहा है वो साबित करता है कि लोगों का श्री नरेंद्र मोदी जी के और बीजेपी से मोह भंग होना आरंभ हो गया है। अब इसका असेसमेंट वो लोग करें जो बता रहे थे कि नहीं हम चिंतन करेंगे, चिंता का विषय है, लेकिन इसके बावजूद यह नहीं मानना कि जो आपने लोगों के साथ एक तरह से धोखाधड़ी किया, वादा खिलाफी किया, ठीक है, आपने डेवलपमेंट के नाम पर वोट लिया और कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार करके वातावरण बनाया, आज आप उस एजेंडा से हट गए हैं और देश को बांटने में लगे हैं वोट के लिए। चले लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सोचने के लिए, आकलन करने के लिए, मंथन करने के लिए बहुत सारे विषय, कोई एक विषय नहीं है। इस हार का जब पोस्टमार्टम आप करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां निकल सकती हैं जिन्हें आपको दूर करना होगा। अब ये बीजेपी कैसे दूर करती है मोदी लहर को कायम रखते हुए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के आगे। मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।